मोलिकुलर पैटर्न्स हैं जो कि पैथोजन के साथ रिलेटेड हैं और ये चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एंडोटॉक्सिन की बात करते हैं तो वो तमाम के तमाम जो हमारे पास हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनके अंदर मौजूद होगा। तो यानी कि ये खास किस्म का पैटर्न हो गया ना जो हमारे माइक्रोब के अंदर मौजूद होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करता है हमारा इनेट इम्यून सिस्टम थ्रू द रिसेप्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। लेकिन इसके अलावा इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के अलावा हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारी बॉडी में खुद भी डैमेज वगैरह होता रहता है। तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम उस डैमेज को भी सही करने की कोशिश करता है और इसके बाद उस डेब्रिस को वहां से खत्म करने की कोशिश करता है। तो उस वाले डैमेज को या डेंजर जो हमारी बॉडी का अपना है उसको कहते हैं डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। एक हो गया जो पैथोजन के साथ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और अगर कोई भी हमारी बॉडी का अपना डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म का डैमेज आया है या डेंजर आया है उसको देखने के लिए हम लोग कहते हैं यूज करते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास ये दो तरह के होते हैं क्योंकि माइक्रोब का काम दो तरह से आता है। नंबर वन पे होता है कि माइक्रोब या तो सेल के ज्यादातर जो से माइक्रोब्स है ना वो सेल को बाहर से पकड़ते हैं और उसको वहां से डैमेज करते हैं। वो सेल के अंदर नहीं घुसते हैं क्योंकि उनको सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सेल को डैमेज करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बाहर से सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका खाना पीना वगैरह एटीपी वो इतनी जनरेट नहीं कर सकते हैं कि वो अपने पैथोजेनिसिटी को कंटिन्यू कर सकें। तो वो क्या करते हैं सेल के अंदर घुसते हैं और फिर वो वहां पे काम करते हैं। और वायरसेस का भी यही काम होता है कि वायरसेस ने सेल के अंदर घुसना होता है, अपनी मशीनरी सारी बनवानी होती है और फिर वो काम करते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरह के पैथोजन आ गए। एक वो पैथोजन जो कि हमारे सेल के बाहर रह के हमें डैमेज कर रहा है और दूसरे वो पैथोजन जो सेल के अंदर जा रहे हैं। अब वो जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल के बाहर रह रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स और सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। नंबर टू पे हमारे पास वो बैक्टीरिया जो सेल के अंदर घुस रहे हैं और अंदर घुस के सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वो वायरसेस वगैरह जो सेल के अंदर घुस रहे हैं वो सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको इंट्रासेलुलर देखने के लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए अंदर की तरफ रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है। उनमें आ जाते हैं हमारे पास नोड लाइक रिसेप्टर और RIG हेलिकेज रिसेप्टर। हम लोग टोल लाइक रिसेप्टर्स की बात करते हैं सबसे पहले। टोल लाइक रिसेप्टर्स तकरीबन 10 रिसेप्टर्स पे मुश्तमिल एक फैमिली है, यानी कि TLR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके हमारे पास 10 ही होते हैं और हर एक TLR जो है ना वो डिफरेंट एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि TLR4 जो है ना वो लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एंडोटॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर होंगे, TLR2 हो गया वो पेप्टाइडोग्लाइकिन को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा कोई और TLR हो गया किसी और 1 2 में से, वो वाला हो सकता है काइटन को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। यानी कि हमारे पास TLR जो है ना वो डिफरेंट तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स की। सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इनमें हमारे पास एक सबसे कॉमन एग्जांपल आती है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ठीक है। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन क्या होती है? मेनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। मेनोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और बैक्टीरिया के ऊपर ये मौजूद होता है। अब हमारी बॉडी एक नॉर्मल प्रोटीन बना रही होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। अब जैसे ही बैक्टीरिया आया तो ये MBL मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन ने बैक्टीरिया को उसके मेनोज से के साथ जो सा बैक्टीरिया के ऊपर मेनोज मौजूद है उसके साथ बाइंड किया और उसको पकड़ के उसका फर्दर काम जो भी उसने करना है वो उसने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स का एक और मिसाल है डेक्टिन 1 जो कि फंगस के सेल वॉल के अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसका पैटर्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लूकन। ये फंगस की सेल वॉल का एक बुनियादी कंपोनेंट होता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फाइन। अब हम लोगों ने एक और बात ये करनी है कि हमारे पास जिनसे हमारे रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली काम कैसे कर रहे होते हैं। इन लोगों ने काम तो करना है, करते कैसे हैं? ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे इनके साथ कोई भी पैम्प्स या डैम्स आके अटैच होते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न या डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स इनके साथ आकर अटैच होते हैं, तो क्या करते हैं ये आगे फर्दर जो है सेल को पैगाम भेजते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर दो। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? मैसेंजर RNA का बनना।
और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी, हमारे पास हमारी प्रोटीन्स बनेगी। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनी जिनमें साइटोकाइन, जिसके अंदर कीमोकाइंस आ गया और डिफरेंट तरह की दूसरी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं और वो बनना शुरू हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं, वो अपना काम करेंगी, वो इस जो सा है बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करवाएंगी और जो जो उन लोगों का काम है इन प्रोटीन्स का वो काम करवाएंगी। ये इनके रिसेप्टर के जरिए से क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ और उसने प्रो इन्फ्लेमेटरी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया और वो हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेगी। अब हम लोगों ने बात की कि वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको अपनी सर्वाइवल के लिए सेल के अंदर जाना लाजमी होता है। उनके अंदर हमारे पास क्लेमीडिया हो गया, रिकेट्सिया हो गया, एहलिकिया हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, ये आप लोग नाम पढ़ेंगे माइक्रो में। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियाज, यानी कि ये बैक्टीरिया सेल के बाहर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये बैक्टीरिया सेल के बाहर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, इनको हमेशा सेल के अंदर रहना होता है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो ये वाले बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेल के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रिसेप्टर होता है ना, उसको कहते हैं नोड लाइक रिसेप्टर्स। सही है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन नोड लाइक रिसेप्टर्स को दूसरे अल्फाज में कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों को पता है कि वायरसेस भी हमारे बहुत ज्यादा पैथोजेनिक हैं, हमारी बॉडी में आते जाते रहते हैं। तो वायरसेस का काम क्या होता है, वायरसेस अपना न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर भेजते हैं। जब वो सेल के अंदर भेजते हैं तो उस न्यूक्लियर मटेरियल को सेल के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उसको कहते हैं RIG हेलिकेज रिसेप्टर्स या RLRs। ठीक है, ये हम लोगों ने दो तरह के रिसेप्टर्स पढ़ लिए, वो टाइप जो कि सेल के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज को जिनसे रिकॉग्नाइज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर रही है। नंबर 2 पे वो वाले रिसेप्टर जो सेल के अंदर जो मौजूद हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। अब यानी कि हमारे पास इम्यून सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले पैम्स या डैम्स PRR के साथ हम अटैच होंगे। PRR ने इनेट इम्यूनिटी को फर्दर स्टिमुलेट करना है और उसके बाद इनेट ने एडेप्टिव को करना है, और जैसे जितनी ज्यादा एडेप्टिव होती जाएगी उतनी ज्यादा हमारे पास इनेट होती जाएगी, यानी कि ये सारी चीजें क्या होगी, आपस में कोरिलेट हो गई। एक चीज ने दूसरे को इनहेंस किया, दूसरे ने तीसरे को किया। और सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे कौन से PRR जो से हैं वो स्टिमुलेट हुए हैं, उससे हम लोग ये अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर वाले हमारे पास हमारे रिसेप्टर्स हुए हैं एक्टिवेट या स्टिमुलेट हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला रिस्पॉन्स करवाएंगे, यानी कि एंटीबॉडी ज्यादा एक्टिवेट होंगी उसके अंदर जो कि सेल के बाहर काम करती हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर घुस गया है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं जो PRR, जिसमें नोड लाइक और RIG हेलिकेज हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। वो वाले जब हमारे पास स्टिमुलेट होंगे या एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पास वो वाले एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाएंगे जो कि इंट्रासेलुलर हमारे बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। फाइन, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है T सेल, जो कि साइटोटॉक्सिक होते हैं, वो इस सेल को ही खत्म कर देते हैं। फाइन, यानी कि हमारे पास कौन सा हमारा PRR जो सा है स्टिमुलेट हो रहा है, वो हमारे पास इन द एंड हमें ये बता रहा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स कैसा आएगा। फाइन, अब हम लोगों ने ये देखना है कि PRR के नतीजे में हम लोगों ने कहा कि जो सा है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद उन्होंने क्या बनाए, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और इस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करवाए। अब ये जो सिग्नल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो काम कैसे करेंगे, यहाँ तो हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेटेजीज आएंगी जो जिस तरीके से ये काम कर सकते हैं। नंबर 1 पे ये है कि जिस सेल के अंदर वो बैक्टीरिया घुस गए हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गए हैं उस सेल को ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और क्या किया जाए कि दूसरे जो से इम्यून सेल्स हैं उनको उस जगह पे बुला के लेके आया जाए कि इसको खत्म करो भाई, आके यहाँ से खत्म करो इसको। नंबर 2 पे जितना डैमेज उस जगह पे है उसको उस जगह से दूसरी जगह पे फैलने ना दिया जाए, उसको उतनी ही जगह पे खत्म करने की कोशिश की जाए, उसको लोकलाइज उसी जगह पे किया जाए। नंबर 3 पे क्या करते हैं कि रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, भाई जितना डैमेज हो गया है ठीक है,
एक तो वो डैमेज फैले ना, अपनी जगह पे लोकलाइज रहे, और नंबर 3 पे हो गया कि उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। अब ये सारे काम करने के लिए इनेट इम्यून सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट सेल्स आते हैं। उनमें से हमारे पास जिनसे मेजर सेल्स हैं उनमें मैक्रोफेजेस आते हैं, उसमें डेंड्रिटिक सेल्स आते हैं, उसमें हमारे पास इओसिनोफिल्स, हमारे पास मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट सेल्स हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे मैक्रोफेजेस की या मोनोसाइट्स की। अब इसके लिए आपको ये जो पिक नजर आ रही है उसको समझना पड़ेगा। मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रो मतलब बड़े, फेजेस का मतलब है खा जाना, यानी कि ये वो बड़े बड़े सेल हैं जो कि खा जाते हैं। किसको खा जाते हैं? हर उस चीज को जो इनके लिए, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होती। फाइन, इनका काम कीटिंग के हवाले से आता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था एमएससी क्या होता है। एमएससी हमारे पास प्रोटीन होती है जो कि कोई भी हमारे पास अगर बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, पैथोजन आया है, उसका थोड़ा सा पेप्टाइड वाला पोर्शन उठा के हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को दिखा रही होती हैं कि ये देखो, ये हमारे पास एक बाहर से एक डैमेजिंग पार्टिकल आया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, पैथोजन आया है, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करो और इसको खत्म करने की कोशिश करो। यानी कि ये क्या कर रही है? एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्रोफेजेस एक टाइप है एंटीजन प्रेजेंट करने वाले सेल्स, और ये प्रेजेंट किस तरह से करते हैं? एमएससी के थ्रू। फाइन, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैक्रोफेजेस के हमारे पास तीन काम आते हैं। नंबर 1 पे ये आते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना। नंबर 2 पे हमारे पास इसका काम आता है एंटीजन को प्रेजेंट करना। किसको प्रेजेंट करना? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। और नंबर 3 पे ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम लोग इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं कि फेगोसाइटोसिस कैसे करते हैं, एंटीजन की प्रेजेंटेशन कैसे करवाते हैं, और नंबर 3 पे ये हमारे पास साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवाते हैं, तो साइटोकाइंस का रिस्पॉन्स कैसे आता है। फाइन, मैक्रोफेजेस क्या है? बड़े बड़े वो सेल्स है जिनका काम ईटिंग के मुतालिक है। अब सबसे पहले हमारे पास एक मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट आगे फर्दर 2 सेल में कन्वर्ट होता है, एक मैक्रोफेजेस, दूसरा डेंड्रिटिक सेल्स। और मैक्रोफेजेस जिस वाले टिश्यू के पास जाएंगे वहां पे ये काफी देर में रहेंगे, यानी कि इनका काफी लंबा टाइम होता है उस टिश्यू के अंदर, और उस टिश्यू के हवाले से हम इसको नाम देते हैं। अगर ये लिवर में है तो इसको हम कुपर सेल्स करेंगे कहेंगे, अगर ब्रेन के अंदर है तो माइक्रोग्लियल कहेंगे, अगर लंग्स के अंदर है तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहेंगे, यानी कि उस टिश्यू के लिहाज से इनका नाम आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और ये एक जो है ना पीआरआर है, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर है। इस जगह पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस मैम। ये एक पीआरआर है, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर्स है, और ये जो है ना हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, या खुद बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक प्रोटीन के साथ है और ये चला गया सेल के अंदर, और ये सेल क्या है? पूरा का पूरा एक मैक्रोफेज है। ये सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जब चला गया एक वेजिकल की फॉर्म में, उस वेजिकल को हम लोग कहेंगे फेगोसोम, ठीक है। अब वो फेगोसोम एक लाइसोसोम के साथ मिलेगा और वो बना देगा फेगोलाइसोसोम। अब फेगोलाइसोसोम में क्या होता है? फेगोलाइसोसोम में हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स और डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है कि जो भी चीज इनके अंदर आके घुस गई है उसको कट डाउन करना, उसको कटा कट करके उसको खत्म करवाने की कोशिश करना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करना। फाइन, ये हमारे पास लाइसोसोम के अंदर मौजूद चीजों का काम होता है। सही हो गया। तो अब ये फेगोलाइसोसोम के अंदर क्या होता है? फेगोलाइसोसोम के अंदर हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज एक उसके जरिए से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, प्लस हमारे पास हमारी जो दूसरी नाइट्रोजन की ये जो स्पीशीज वगैरह हैं वो आ जाती हैं सारी, और वो क्या करती हैं? ये फ्री रेडिकल्स होती हैं, और फ्री रेडिकल्स किसी भी चीज के अंदर हो वो उसके लिए नुकसानदेह होते हैं, वो उसके लिए नुकसानदेह होते हैं और उस चीज को खत्म कर देते हैं। सही हो गया। ये चीजें किसके अंदर हो रही है? हमारे पास फेगोलाइसोसोम के अंदर। और इस वाले साइकिल को जिसमें हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और साथ में नाइट्रोजन की रिएक्टिव जो है ना रेडिकल्स आ रहे हैं, फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, उस वाले साइकिल को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट किसके अंदर हो रहा है? हमारे फेगोलाइसोसोम के अंदर। और इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारा जो सा है
कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी जो अंदर घुसा है फेगोलाइसोसोम के अंदर इस टाइम मौजूद है, वो उसको कट करके छोटे छोटे मोलिकुलर पैटर्न्स में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आया हमारे पास एक एमएससी का मोलिक्यूल जो सेल ने उस टाइम पे बनाया, उसने यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल उठाया पेप्टाइड का, उसी वाले बैक्टीरिया का पेप्टाइड उठाया और उसको सेल की सरफेस के ऊपर लेके आ गया। ठीक है, ये दूसरा उसने लेके आया वही एमएससी है और इसके साथ एक पेप्टाइड अटैच है। अब ये फिनोमेना क्या है, ये फिनोमेना एंटीजन प्रेजेंटेशन है। और हम लोगों ने दूसरी बात कही थी कि जब वो बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरिया की जिनसे है ना सेल के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, जब ये रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना उसको एक्टिवेट करते हैं। उसके नतीजे में क्या कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास हमारे साइटोकाइंस बन रहे होते हैं। नंबर 1 पे क्या हुआ कि हमारे पास उसने फेगोसाइटोसिस कर दी। नंबर 2 पे उसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवा के साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवा दिए। और नंबर 3 पे हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, उसने एंटीजन को प्रेजेंटेशन करवा दिया। किसके जरिए से, एमएससी के थ्रू के जरिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो इनसाइड जाके हमारे पास हमारे सेल को कर रहा होता है, डैमेजिंग होता है, उसके लिए सेल को डैमेज कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास ये वाला प्रोटियाजोम होते हैं। प्रोटियाजोम के जरिए भी सारा वही काम हो रहा होता है और उसके जरिए से फिर एमएससी बना, एमएससी ने पेप्टाइड को पकड़ा और उसने भी सेल को दिखा दिया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हुए हैं और इस बदले में क्या बन गया, साइटोकाइंस बन गया। इस तरह हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स है ना, उसके अंदर भी जब पीआरआर के थ्रू अटैच होके कोई भी पैथोजन या हमारे पास पैटर्न अंदर आएगा, उसने भी प्रोटियाजोम के जरिए से एक तो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवाए हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवा के, और नंबर 2 पे उसने क्या किया है, अपने एमएससी के थ्रू क्या किया है, उसने एंटीजन को प्रेजेंट करवा दिया। फाइन, इतना सबको समझ आ गया। इतनी समझ आ गई है बच्चों? मैम फेगोलाइसोम कर दे। फेगोलाइसोसोम रिपीट कर दूं। हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि जब भी हमारे पास हमारे पैटर्न के साथ कोई भी पैथोजन या कोई भी पैटर्न अटैच होके आता है, तो क्या होता है कि वो सेल के अंदर एक वेजिकल की तरह, ये हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस के हम लोगों ने बात की थी कि हमारी इनेट इम्यून सेल्स जो से हैं, बच्चों को स्टिमुलेशन जो है ना वो मैं अभी आपको नहीं बता रही क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास आगे एक पूरा का टॉपिक आने वाला है को स्टिमुलेशन। वो अगर मैं आपको अभी बताऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आने वाली है। वो जब हम लोग एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का करेंगे पूरा काम, टी सेल को कैसे हम लोग एक्टिवेट करवाते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल 1 होता है और सिग्नल 2 होता है, सिग्नल 2 को हम लोग को स्टिमुलेशन कहते हैं, तो हम लोग वो तब पढ़ेंगे। फाइन, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ तक रह रहे हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए, बाकी ये को स्टिमुलेशन हम लोगों ने आगे पढ़ना है। हम लोगों ने बात कर रहे थे कि फेगोलाइसोसोम क्या होता है। जब भी हमारे मैक्रोफेजेस के ऊपर मौजूद या हमारे इनेट इम्यून सिस्टम के सेल जो हैं उनके ऊपर रिसेप्टर जो से पीआरआर मौजूद है, उसके साथ कोई भी पैटर्न या पीआरआर के ऊपर कोई भी पैथोजन या डेंजर आके अटैच होता है, तो क्या होता है कि उसको इंटरनलाइज कर लिया जाता है। यानी कि उसको, हमारे मैक्रोफेजेस का काम क्या है, बेसिकली उनको उनका काम है खा पी जाना। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है ना, खा जाना, ईटिंग। तो ये क्या करते हैं, एक वेजिकल बना के उस रिसेप्टर के साथ जो भी पैटर्न या पैथोजन अटैच है उसको अंदर लेके आ गए। उसके बाद इनके अंदर होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के जरिए, लाइसोसोम जब फेगोसोम के साथ अटैच होता है, फ्यूज होता है, तो इन दोनों के फ्यूजन के नतीजे में जो हमारे पास बाद में बनता है उसको हम लोग कहते हैं फेगोलाइसोसोम। अब फेगोलाइसोसोम के अंदर बेसिकली वो ईटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटीएजेस या डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें और इसके अलावा हमारे पास ये लाइसोसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव बर्स्ट का फिनोमेना चल रहा होता है। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की रिएक्टिव रेडिकल्स और साथ में नाइट्रोजन की रिएक्टिव रेडिकल्स जो से ना फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। और हम लोग बचपन से ये बात पढ़ते आए हैं कि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ही डैमेजिंग होते हैं। अब हम लोग जब सन में बाहर निकलते हैं तो यूवीज क्या करती हैं, हमारी स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स बना रही होती है, इसकी वजह से हमारे स्किन के सेल जो से ना वो डैमेज होते हैं। तो इसी तरह ये जो सा फेगोलाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जो से
बना रहा है लाइसोसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव बस के जरिए से, जो ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और जो नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और साथ में प्रोटीजेस वगैरह जो डिफरेंट बन रही है, वो क्या कर रहे हैं कि जो भी पैथोजन या उसके साथ आके अटैच हुआ है, उसके अंदर आ चुका है, उसको कट डाउन करते हैं, उसको खा पी जाते हैं, और उसके नतीजे में जो छोटे छोटे पेप्टाइड के पार्टिकल बनते हैं, उसको एमएससी के जरिए से बाहर यहाँ पे लेके आके सेल के बाहर उसको इम्यून सिस्टम, जैसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, टी सेल्स हो गए, CD4 टी सेल्स और CD8 टी सेल्स, उनको दिखाते हैं कि ये लो भाई, इसको देखो और इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करो। इज दैट ओके? यस मैम। अब अगर हमारे पास ये हम लोगों ने बात की ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की, अगर ये काम सही नहीं कर रहा तो क्या होगा कि जो सा हमारे पास हमारा फेगोसाइटोसिस का अमल है वो अच्छा नहीं होगा। अगर हमारे पास हमारा ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला साइकिल अच्छे से नहीं चल रहा तो क्या होगा, हमारे पास हमारा फेगोसाइटोसिस का अमल है वो सही नहीं होगा। जब वो सही नहीं होगा तो हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमास बन जाएंगे। ग्रेनुलोमास क्या होते हैं, यानी कि जिनसे हमारे पास ये बैक्टीरिया जिस सेल के अंदर ये है मैक्रोफेजेस के अंदर, वो बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो बदले में क्या होगा, वो उसके अंदर रहना शुरू हो जाएंगे। वो उसको खत्म नहीं कर पा रहा मैक्रोफेज, वो उसके अंदर ही रहना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट मैक्रोफेजेस आके वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और न्यूड्यूल्स बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। फाइन, या इसको हम लोग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। इतना सबको समझ आ गया? नंबर 3 पे हम लोगों ने बात की थी साइटोकाइन प्रोडक्शन की। नंबर 1 पे क्या होगा, हम लोगों ने बात की सबसे पहले कि मैक्रोफेजेस का काम क्या है। नंबर 1 पे हम लोगों ने बात की उसका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। नंबर 2 पे हम लोगों ने बात की एंटीजन प्रेजेंटेशन। नंबर 3 पे हम लोगों ने बात करनी है साइटोकाइन प्रोडक्शन की। हम लोगों ने कहा था प्रो इन्फ्लेमेटरी जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं उनको स्टिमुलेशन के बाद, तो उसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस बनते हैं। उनमें हमारे पास डिफरेंट तरह के इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं, हमारे पास TNFs आ जाते हैं और कीमोकाइंस डिफरेंट आ जाती है, जैसे इंटरल्यूकिन 8 हो गया। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस आते हैं। वो हम लोगों ने आगे डिफरेंट पढ़ना है कि किस तरह से वो काम करते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं ना, वो सेल टू सेल आपस में वो दूसरे सेल को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि इस टाइम मेरे पास ये मसला आया हुआ है, तो इसको मेरे साथ मिलकर हैंडल करने की कोशिश करो। कीमोकाइंस क्या करती हैं, दूसरे सेल्स को बुला रहे होते हैं कि इस जगह पे आओ और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करें। ये हमारे पास हमारे साइटोकाइन से बन रहे हैं, वो काम करते हैं। अब हम लोगों ने एक और बात करनी है कि मैक्रोफेजेस हमारे पास हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, सही है। हमारे पास हमारे जो मैक्रोफेजेस है वो हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। एक मिनट अब हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट हुए किसी भी किस्म के पैटर्न से और रिसेप्टर्स के जरिए से वो एक्टिवेट होते हैं। नंबर 1 पे यानी कि हमारे पास मैक्रोफेजेस किस तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं, 2 तरीकों से। अभी बच्चे हम लोगों का डिफरेंट बिल्कुल इससे आगे जो सा लेक्चर आने वाला साइटोकाइंस और कीमोकाइंस पे ही है, तो हम लोग उसको वहां पे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि साइटोकाइंस क्या है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो दूसरे सिग्नल के सेल के साथ हम लोग सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइटोकाइंस यानी कि सेल टू सेल हमारे पास सिग्नलिंग में काम कर रहा होता है, कि दूसरे सेल को बता रहा होता है कि तुम इस टाइम पे ये काम करो, इस टाइम पे ये काम करो, और इस तरीके से हम बेहतर तरीके से काम करके अपने ये जो सा पैथोजन है उसको खत्म कर सकते हैं। और कीमोकाइंस होते हैं कि ये वो केमिकल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को उस जगह पे लेके आ रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक किस्म का सिग्नल है दूसरे सेल्स के लिए कि तुम इस साइड पे आओ, इस साइड पे इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई भी पैथोजन आया है, यहाँ पे आके काम करना शुरू करो। सही हो गया। अब हम लोग ये देख रहे थे कि मैक्रोफेजेस एक्टिवेट कैसे होते हैं। नंबर 1 पे तो हम लोगों ने ये कह दिया कि जब भी कोई भी पैथोजन या कोई भी पैटर्न हमारे सेल को मैक्रोफेजेस को नजर आया, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया अपने रिसेप्टर्स के जरिए से, तो वो तब एक्टिवेट होगा। नंबर 2 पे हमारे पास होता है कि गैमा इंटरफेरोन जो कि दूसरे सेल टी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसके जरिए से हमारा मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं।
फाइन, ये हमारे पास सब कुछ था हमारे मैक्रोफेजेस से मुतालिक। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे सेल के मुतालिक जो कि हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स को हम लोग डेंड्रिटिक सेल क्यों कहते हैं? डेंड्रोन जो है ना, ये हमारे पास ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्री, और ट्री की क्या होती है? ब्रांचेस। और ये वो सेल है जिनकी डिफरेंट बारीक से और लंबी लंबी ब्रांचेस निकली होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। और ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, यानी कि ये सबसे बेस्ट, अगर कोई सेल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को एंटीजन दिखा रहा होता है तो वो सेल है हमारे पास हमारे डेंड्रिटिक सेल्स। और हम लोगों ने सबसे पहले ही बात कर ली थी कि मोनोसाइट आगे हमारे पास दो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो मैक्रोफेजेस में, नंबर 2 हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस में। अब हम लोगों ने आगे बात की थी पीछे जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, इस बारी वो पिक्चर देख रहे थे, तो तब हम लोगों ने डेंड्रिटिक सेल्स की भी देख ली, कैसे उसके अंदर एक हमारा पैथोजन आ रहा था, वो उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहा था, और नंबर 2 पे वो कैसे एमएससी के थ्रू हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जो से सेल्स हैं उसको दिखा रहा था, यानी कि किस तरीके से वो एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा था। ये दोनों काम है इसके और मैक्रोफेजेस के बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने ऊपर समझे हैं। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं कि डेंड्रिटिक सेल्स उनसे है ना क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो इसको मैक्रोफेजेस से डिफरेंट या डिफर करते हैं, इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। हमारे पास जो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो बैरियर्स के पास मौजूद होते हैं, सही है, बैरियर्स के पास मौजूद होते हैं। जैसे ही वहां पे बैरियर के पास किसी भी किस्म का कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए या कोई डेंजर हमारे पास आता है तो ये उसको वहां से पकड़ते हैं। लिम्फ नोड्स जो कि वो जगह है जहाँ पे हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल टी सेल्स और बी सेल्स बैठे होते हैं, ये उसको उठा के उस जगह पे लेके जाते हैं, और उस जगह पे लेके जाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं CCR7। ये कीमोकाइन की एक टाइप है, और कीमोकाइन अभी हम लोगों ने बात की कि वो केमिकल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, सही है, जो सिग्नलिंग में काम कर रहे होते हैं। तो ये इसकी मदद से क्या करते हैं कि उस जगह पे हमारे लिम्फोइड टिश्यू में या लिम्फ नोड्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस CCR7 को यूज नहीं करते हैं। एक डिफरेंस हो गया। नंबर 2 पे ये है कि जैसे हमारे नेव टी सेल है, वो टी सेल जिन्होंने पहले कभी एंटीजन को देखा ही नहीं है, हमारे डेंड्रिटिक सेल्स जाके उन टी सेल्स को एंटीजन दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम एक्टिवेट हो जाओ और इस एंटीजन या इस पैथोजन के अगेंस्ट काम करना शुरू करो। लेकिन जो हमारे मैक्रोफेजेस है ना, वो पहले से कोई हमारा टी सेल जो से एक्टिवेट हुआ था उसको जाके एंटीजन दिखाएंगे। पहले से अगर उसने पहले कभी उस एंटीजन को नहीं देखा, वो बिल्कुल मासूम सा सेल है, अभी उसने किसी किस्म के एंटीजन को पैथोजन को नहीं देखा, तो हमारे मैक्रोफेजेस को कभी भी नहीं दिखा सकते कि ये देखो, ठीक है। यानी कि डेंड्रिटिक सेल्स सब नए वाले जिनसे टी सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट या एक्टिवेट करवा सकते हैं, लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं सिर्फ उन्हीं वाले सेल्स को दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं जिन्होंने पहले उस एंटीजन को देखा हो। सही हो गया इतना? कौन सा पॉइंट बच्चे? मैम यही वाला कि डेंड्रिटिक्स को एक्टिवेट करवाते मैक्रोफेजेस। डेंड्रिटिक को मैक्रोफेजेस मैंने एक्टिवेट करने का नहीं बोला, जितने भी ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना वो एक्टिवेट करवाते हैं हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को। यानी कि ये एक जैसे है ना इनके दरमियान में एक सिग्नल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इनके दरमियान में जो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो एक कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन हो रहा होता है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए से। उनमें दो तरह के सेल्स हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, एक आते हैं मैक्रोफेजेस और नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक कैसे वो एंटीजन प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, पूरी तस्वीर को समझ लिया, और जो साइटोकाइन्स भी प्रोड्यूस करवा रहे थे हम लोगों ने वो भी ऊपर देखा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैक्रोफेजेस में और डेंड्रिटिक सेल्स में फर्क क्या होता है। हम लोगों ने सबसे पहले बात की कि जो से डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो हमारे पास बैरियर्स के पास पड़े होते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस टिश्यूज के अंदर होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जब मैक्रोफेजेस को पढ़ा था हम लोगों ने यही बात की थी ना, वो टिश्यूज में होते हैं। अगर ब्रेन में है तो हम लोग इसको कह देंगे कि वो माइक्रोग्लियल है, लंग्स में है तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कह देंगे, यानी कि वो टिश्यूज के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन ये डेंड्रिटिक सेल्स हमारे पास हमारे बैरियर्स के पास पड़े हुए हैं। जैसे ही बैरियर के पास कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको उठा के ये
CCR5 के जरिए से हमारे लिम्फ नोड के पास लेके जाएंगे और लिम्फ नोड में हमारे क्या पड़े हुए हैं, हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के टी सेल्स पड़े हुए हैं और ये उनको दिखा देंगे। नंबर 2 पे हम लोगों ने बात की कि जैसे हमारे मैक्रोफेजेस है ना, अगर पहले से कोई टी सेल ने कभी एंटीजन को नहीं देखा ना, तो हमारे टी सेल मैक्रोफेजेस उस टी सेल को एक्टिवेट नहीं करवा सकते। लेकिन डेंड्रिटिक सेल्स क्या करती हैं, जो नेव टी सेल है, जिन्होंने पहले कभी एंटीजन को नहीं देखा, उन्होंने पहले कभी कोई काम नहीं किया, अभी वो बस पड़े हुए हैं कि कभी हमारे पास कोई एंटीजन आए और हम लोग एक्टिवेट हो, ये उसको जाके एंटीजन दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये पैथोजन आया है और इसके अगेंस्ट तुम एक्टिवेट हो जाओ, आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। लेकिन मैक्रोफेजेस उसको जाके दिखाएंगे जो पहले से ही उस एंटीजन को देख चुका है और जिसने पहले ही उसके अगेंस्ट काम किया हुआ है। ये किसी भी नए मासूम टी सेल को एंटीजन नहीं दिखा सकते, कौन, मैक्रोफेजेस, लेकिन जो से हमारे डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो दिखाएंगे। समझ आ गया? यस मैम, थैंक यू। अब हम लोग तीसरी जो सी इसके बारे में डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे ना, वो है क्रॉस प्रेजेंटेशन। अब जब भी हमारे पास कोई भी पैथोजन वगैरह सेल के अंदर आता है ना, तो क्या होता है, खास तौर पे वायरसेस वगैरह, वायरस का काम क्या होता है कि वायरस ने सिर्फ अपना न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर भेज देना होता है। जब वो न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर चला जाता है, वो सेल की मशीनरी के ऊपर काबू पा लेता है, या आपने ये पहले भी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो वो सेल को यानी कि वो इन्फेक्ट करता है, पहले वो सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसको खत्म कर देते हैं, सेल बर्स्ट आउट हो जाता है और वायरस उसमें से बाहर आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जिनसे हमारे कुछ डेंड्रिटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वायरस घुसता तो है, ठीक है, वो उस वायरस का पार्टिकल कुछ भी थोड़ा सा पेप्टाइड उठाएंगे और वो क्या कर देंगे, उसको प्रेजेंट कर देंगे हमारे टी सेल्स को, लेकिन ये खुद इन्फेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली बाकी सारे सेल्स में क्या होता है, जैसे ही वायरस का न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर घुसता है तो हमारे पास हमारा सेल इन्फेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो कि इन्फेक्ट नहीं होते, सही है, वो इन्फेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे जो से है पैथोजन उसको दिखा देते हैं हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को विदाउट इन्फेक्ट हुए। इस तरह इस अमल को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रेजेंटेशन, यानी कि वो इन्फेक्शन का जो सा प्रोसेस है ना वो क्रॉस हो गया है और डायरेक्ट वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेजेंट करवा रहे हैं। अब हम लोग मैं मीटिंग बंद कर रही हूँ और दोबारा फिर से ज्वाइन कीजिए क्योंकि थोड़ा